पेज नंबर 150, पेज 150। दो तरीके हैं अकाउंटिंग के, एक है बैठ के अकाउंटिंग करना, एक है खड़े होके अकाउंट। दो तरीके हैं अकाउंटिंग के, एक है कैश अकाउंटिंग और एक है एक्रूअल अकाउंटिंग। इन दोनों में फर्क है। अल्लामा इकबाल को यह तरीका पसंद था, कायद आज़म को यह तरीका। अच्छा सॉरी, कैश अकाउंटिंग। अगर आपके बिजनेस का पहला साल है तो आपने बिजली चलाई कितने महीने होगी? चलाई 12 महीने। अगर आपके बिजनेस का पहला साल है तो बिजली कितने महीने चलाई होगी? 12 महीने। लेकिन जून का बिजली का बिल पे नहीं किया होगा। तो कैश अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपने पे नहीं किया तो खर्चा बुक ना करें, बस जितने महीने आपने जो है बिजली का खर्चा पे किया सिर्फ वो खर्चा बुक करें। लेकिन एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है नहीं, आप खर्चा बुक करें 12 महीने का, माना कि आपने कैश 11 महीने का पे किया, बाकी आप पेएबल में डाल दें। तो ये फर्क है कैश अकाउंटिंग और एक्रूअल अकाउंटिंग में। दुनिया में कैश अकाउंटिंग पसंद नहीं की जाती, स्टिल कुछ लोग सुस्ती करते हैं और कैश अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए हमारे टैक्स लॉ में कैश अकाउंटिंग की इजाजत है, कोई हरज नहीं है कैश अकाउंटिंग में। सारे माशाल्लाह अच्छे बच्चे, सुबह सुबह अम्मी अबू तैयार करके भेजते हैं इनको, जाओ बेटा क्लास लेके आ जाओ। ओके, थोड़ी सी ना कंसिस्टेंसी ले आए अपनी जिंदगी में, और 2-3 महीने मोबाइल और ये वो इससे ज़रा जान छुड़ा लें। ये मुस्तकिल मिजाजी पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। आज वो मैंने आपसे सुनना भी था बिजनेस का चैप्टर, मंडे को सुनना है, इसका मतलब है आपको पता है। शुक्र है, मैं कैसे बता रहा हूँ। कितने अच्छे बच्चे हैं आप। ओके, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सुबह सुबह ना उठ जाइएगा, सुबह फिर इंशाल्लाह 11-12 बजे सोइएगा दोपहर को 1 घंटे के लिए, और रात को 4-5 घंटे सो जाएं, 6 घंटे काफी है। अ पर्सन चार्जेबल इनकम शेल बी कंप्यूटेड एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड इन अकाउंटिंग। बात समझिएगा, जो आप अकाउंटिंग में मेथड एम्प्लॉय कर रहे हैं रेगुलरली, वही चार्जेबल इनकम निकालने के लिए मेथड लगा लें। अगर आप अकाउंटिंग कैश वाली कर रहे हैं तो अपनी इनकम भी कैश वाले निकाल लें। अगर आप अकाउंटिंग एक्रूअल वाली कर रहे हैं तो अपनी इनकम भी एक्रूअल वाली निकाल लें। इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। अ पर्सन्स इनकम शेल बी कंप्यूटेड एज पर अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड इन अकाउंटिंग। मैंने एम्फेसिस के लिए लिखा आगे, जो अकाउंटिंग में आप तरीका चला रहे हैं वही टैक्स कैलकुलेशन में तरीका चला दें, कोई मसला नहीं। अगर उधर कैश कर रहे हैं इधर भी कैश कर लें, अगर अकाउंटिंग के टीचर एक्रूअल करा रहे हैं तो इधर भी एक्रूअल कर लें, कोई मसला नहीं करते। लेकिन कंपनीज को इसकी इजाजत नहीं है। अ कंपनी शेल रिकॉर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एक्रूअल बेसिस। कंपनी के लिए रिलैक्सेशन नहीं है, कंपनी सिर्फ कौन सा मेथड फॉलो करेगी? एक्रूअल। लेकिन इंडिविजुअल्स और एओपी के लिए चॉइस है, या कैश या एक्रूअल, बट कंपनी के लिए चॉइस नहीं है। कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करेगी? A company shall record income from business on accrual while other persons कौन है? Individuals और AOPs may record on cash और may record on accrual basis। वो चाहे कैश पे कर ले चाहे accrual पे कर ले, उनकी मर्जी है। लेकिन अगर फेडरल बोर्ड चाहे तो वो किसी की अकाउंटिंग में बदल सकता है। हत्ता के कंपनीज के लिए मस्ट है accrual, उनको कैश पे ला सकता है, और इंडिविजुअल्स AOPs के लिए चॉइस है, उनको दोनों में से एक के ऊपर बजट कर सकता है।
द बोर्ड में प्रेस्क्राइब दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन शैल अकाउंट फॉर इनकम अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अ कैश और एक्रूवल। तो जनरल रूल है पॉइंट 2 कि कंपनीज कौन सी करेंगी? एक्रूवल। इंडिविजुअल एओपीस या कैश या एक्रूवल। बोर्ड कंपनीज को बजिद करके कैश पे ला सकते हैं या इंडिविजुअल एओपीस की चॉइस खत्म करके दोनों में से किसी एक को कहने को कह सकते हैं। यानी पॉइंट 2 में अम्मी ने रूल बताए और पॉइंट 3 में अम्मी ने कहा बेटा अगर अब्बू कुछ कह देंगे तो फिर कंपनी फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, फिर कुछ और भी हो सकता है। तो पॉइंट 2 जनरल रूल है, पॉइंट 3 एक्सेप्शन है। अगर आप इंडिविजुअल और एओपी हैं तो आपको मेथड चेंज भी करने की इजाजत है। यानी कुछ सालों से आप कैश यूज करें, अब आप किस पे चले जाएं, या कुछ सालों से एक्रूवल यूज करें, अब आप किस पे चले जाएं? कैश। अ पर्सन में अप्लाई फॉर चेंज, चेंज के लिए वही अप्लाई करेगा ना जिसको इजाजत है, कंपनीज तो चेंज कर ही नहीं सकती। अ पर्सन में अप्लाई यानी इंडिविजुअल एओपी यहां याद होगा, इंडिविजुअल एओपी में अप्लाई फॉर चेंज इन पर्सन्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड द कमिश्नर में अप्रूव एप्लीकेशन, और कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा अगर कमिश्नर को लगे चेंज इज नेसेसरी टू रिफ्लेक्ट द पर्सन्स इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर आपकी इनकम निकालने के लिए चेंज जरूरी है तो कमिश्नर आपको अलाउ कर देगा। लेकिन चेंज के दौरान आपने एक एहतियात करनी है। चेंज के दौरान आपने इधर बताइए, चेंज के दौरान आपने एक एहतियात करनी है। वो एहतियात क्या करनी है आपने? वो एहतियात ये करनी है कि 2010 के अंदर आप फॉलो कर रहे थे कौन सी अकाउंटिंग? मिसाल के तौर पे 2010 के अंदर आप फॉलो कर रहे थे एक्रूवल अकाउंटिंग, और 2011 के अंदर आपने सोचा कि मैं कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करूं? कैश अकाउंटिंग। यानी आप एक्रूवल से कौन सी अकाउंटिंग की तरफ मूव कर गए? कैश अकाउंटिंग की तरफ। तो आप एक्रूवल से कैश अकाउंटिंग की तरफ मूव कर गए। अब 2010 के अंदर आपने एंट्री की डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट 12 रुपए से। वही वाला डेटर आपको 2011 में पैसे देके गया, वही वाला डेटर आपको 2011 में पैसे देके गया। जब वही वाला डेटर आपको 2011 में पैसे देके जाएगा तो आपने एंट्री की कैश डेबिट, और आपने कहा अब तो मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं। और कैश अकाउंटिंग कहती है जब पैसे आए तो सेल बुक करो, कैश अकाउंटिंग कहती है जब पैसे आए तो सेल बुक करो। आपने जज्बात में आके सेल बुक कर ली। क्या यह सही है एंट्री या डबल रिकॉर्ड होगी है सेल? ये वो वाले डेटर हैं जिनको एक्रूवल अकाउंटिंग में आप सेल में डाल चुके थे, वो वाला डेटर है। ये एंट्री अब आपको पता करने की इजाजत नहीं है। अब सेल की जगह क्या क्रेडिट करेंगे? डेटर। तो जब आप किस अकाउंटिंग से किस अकाउंटिंग की तरफ मूव करें तो ध्यान रखिएगा सेल को डबल रिकॉर्ड ना कर दें, क्योंकि कैश अकाउंटिंग कहती है पैसे आने पे सेल बुक करो। हां, कोई पुराने डेटर 2010 वाले 11 में ना आए, 11 में वैसे ही को बंदे जाके चीजें लेके चलते जाते रहे, उनको कैश आने पे सेल रिकॉर्ड करें। लेकिन जो पुराने डेटर हैं अगर वो पैसे लेके आ जाएं तो उनको सेल में बुक ना करें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी सेल बुक हो चुकी है। ये बात किसकी हो गई? इनकम्स की। और सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा फॉर एक्सपेंसेस। सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा फॉर एक्सपेंसेस। 2010 में आप एक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, आपने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट और बिजली का बिल पेएबल क्रेडिट 3 रुपए से। अगले साल जब बिल आया आपने कहा यार कैश पे हुए, चलो खर्चा बुक कर लेता हूं। नहीं 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 नहीं, ये तो डबल खर्चा बुक हो जाएगा। तो खर्चा बुक करने की बजाय आपको क्या डेबिट करना चाहिए? पेएबल। तो जब भी आप एक्रूवल से कैश की तरफ मूव करेंगे तो ध्यान रखिएगा इनकम को भी डबल बुक नहीं करना और खर्चों को भी डबल रिकॉर्ड नहीं करना। नोट कर लें। कवर करके आएगा। चलें जी। माशाल्लाह सारे बच्चों का जज्बा होता है इसी टेंट में निकालना, और इंशाल्लाह निकालना भी इसी टेंट में है। लेकिन टैक्स में आपको पता है अभी जून में जो बजट आया चेंजेस भी हो गई हैं, तो अगली दफ़ा तो सिलेबस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इंशाल्लाह मेहनत करें, हिम्मत करें, अभी निकालना है। ओके, काफ़ी चेंजेस होते हैं। नहीं, आपके हाथ में जो किताब है वो उसी में से पेपर आना है। ओके,
रेड शर्ट हाथ खड़ा करें जरा, जो लेट आए हैं, हाथ ऊंची से खड़ा करें। नहीं, जो लेट आए थे अभी भाई, जो आखिर में आके बैठे हैं, वो हाथ खड़ा करें। आप, अच्छा चलें भाई, पढ़ें जरा। इफ अ पर्सन्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज्ड, अगर आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या हो जाए, द पर्सन शेल एडजस्ट इनकम, शेल एडजस्ट डिडक्शंस, शेल एडजस्ट क्रेडिट्स। तीन चीजों को एडजस्ट करेगा, सो दैट नो आइटम इज ओमिटेड और नो आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट मोर देन, ना चीज भूल जाए ना डबल रिकॉर्ड करें। जैसे अम्मी ने आपको कहा बेटा दूध ले आए 1 किलो, अब ना भूला बेटा, ना किलो किलो करके 2 पैकेट ले आना, किलो ही लाना। तो ये बात हो रही है, ना आपने सेल रिकॉर्ड करना भूल जाना है, ना आपने सेल डबल रिकॉर्ड करनी है, ना आपने खर्चा रिकॉर्ड करना भूल जाना है और ना आपने खर्चा डबल रिकॉर्ड करना है, ना आपने टैक्स क्रेडिट रिकॉर्ड करना भूल जाना है और ना आपने टैक्स क्रेडिट 2 दफा रिकॉर्ड कर लेना है। ना डबल रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं, ओमिट करने की भी जरूरत नहीं। यानी कितनी दफा करना है? 1 दफा करना है। और यही मैं आपको मशवरा दूंगा, जो टेस्ट है ना भूल जाइएगा देना, ना जज्बात में आके 2 दफा दे दीजिएगा, चलो यार मैं दोबारा जाके देता हूं, मैं अपना भी और दोस्त का भी दे देता हूं। तो ये ना किया करें 2 दफा टेस्ट दे रहे हो जाके, इससे अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, कैश अकाउंटिंग क्या कहती है? सेल का बुक करें जब पैसे रिसीव हो जाएं, और खर्चा का बुक करें जब पैसे पे हो जाए। अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम एंड अदर इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अ कैश बेसिस शेल रिकॉर्ड इनकम when it is received और shall record expense when it is paid। तो इनकम का बुक करें जब पैसे आए, ये कैश अकाउंटिंग है, और खर्चा का बुक करें जब पैसे जाएं। ओके, अहमद मेरे नाम से एक लेज लेके आओ। अच्छा भाई जल्दी लाओ अहमद। अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन ए कौन सा बेसिस? एक्रूअल बेसिस। ऑन एन एक्रूअल बेसिस शेल रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज ड्यू एंड शेल रिकॉर्ड खर्चा व्हेन इट इज पेएबल। इनकम कब रिकॉर्ड करेगा? जब ड्यू होगी, और खर्चा का रिकॉर्ड ये बड़ा बड़ा ले आना था, चलो आ जाओ। इनकम कब रिकॉर्ड करेगा? जब ड्यू होगी, और खर्चा कब रिकॉर्ड करेगा? जब पेबल होगा। जी भाईजान, मुझे ये इन्होंने बेच दिया, मुझे बेच दिया, ठीक है। अब सवाल ये राइज होगा कि जो मुझे इन्होंने बेचा है, चला दो एक एक करके। अच्छा तो थोड़ी देर के लिए बैग में रख लो, बैग में रख लो। ओके, जैसे ही दुकानदार चीज बेच देगा तो वैसे ही एंट्री कर देगा रिसीवेबल की, हालांकि मैंने अभी उसे पैसे नहीं दिए। ये कौन सी अकाउंटिंग अभी हमारे सामने डायग्रामेटिकली नजर आई है? एक्रूअल अकाउंटिंग। अगर कैश अकाउंटिंग कहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूं। यार एक और लेके आओ भाई, एक और भाईजान, एक और ले, चलो रहने दो। अकाउंटिंग फॉर इनकम अंडर दैट। अच्छा भाई, ये जो पैसे रखे हुए ना जेब में, मैंने ये जो नोट रखे हुए हैं जेब में, ये नोट ये ना गिफ्ट देने के लिए रखे हुए हैं। ये आप लोग टेस्ट देंगे ना इंशाल्लाह, तो एक आपकी क्लास में से फर्स्ट आएगा, एक साथ वाली क्लास में से फर्स्ट आएगा, वो हाथ खड़ा करे। एक साथ वाली क्लास में से फर्स्ट आएगा, एक जो सुबह क्लास हुई है 2 उनमें से फर्स्ट आएगा, एक ऑनलाइन में से आएगा। तो ये 6 लोग हो गए टोटल। कितने हो गए? 6 लोग हो गए। ऑनलाइन में वही होगा जो सेम डेटा देगा। तो ये 6 लोग हो गए। इन 6 में से एक ऐसा होगा जो फर्स्ट आएगा। इन 6 का फर्स्ट होगा, वो इन 6 का फर्स्ट होगा। वो आपकी क्लास में से होगा या ऑनलाइन में से होगा? हो सकता है आपकी क्लास में से हो। ओके, तो a person accounting for income and other income from business on an accrual accounting shall record income when it is due and shall incur expenditure when it is payable. Okay, ड्यू और पेएबल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज ड्यू एंड व्हाट इज पेएबल। जी भाईजान, वो जो लेज अभी आपके सामने आए थे
उसकी एंट्री दुकानदार क्या करेगा? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। आपने जाके 10 रुपए वाले बिस्किट दुकानदार से खरीदे तो दुकानदार एंट्री कर लेगा डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। आपने कहा भाईजान पेमेंट इंशाल्लाह मैं करूंगा सी होने के बाद, इसे कहते हैं पेमेंट पोस्टपोन हो गई। पेमेंट क्या हो गई? स्टिल डेटर डेबिट ही रहेगा, दुकानदार यही कहेगा मैंने आपसे पैसे लेने हैं। या ऐसा भी हो सकता है आप दुकानदार को कहें एक एक पेपर पास होगा मैं आपको 1-1 रुपया देता रहूंगा, इंस्टॉलमेंट बना लो, किस्तें बना लो। तो जब एक पेपर पास हुआ करेगा मैं इंशाल्लाह आपको 1 रुपया दे दिया करूंगा, इस दफा इंशाल्लाह 3 होने हैं तो ये 3 रुपए जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह आके दे दूंगा, इंतजार करो। तो जैसे जैसे पेपर देते रहेंगे वैसे वैसे पेपर पास होते रहेंगे, वैसे वैसे 1-1 रुपया देते रहेंगे। दोनों सूरतों में एंट्री यही होगी, चाहे डेटर को आप तरसा तरसा के पैसे दें, चाहे आप जो है वो उसको एंड पे पोस्टपोन करके पैसे दें, दोनों सूरतों में एंट्री यही है। एन अमाउंट इज रिसीवेबल, ड्यू रिसीवेबल होता है ना, एन अमाउंट इज रिसीवेबल व्हेन द पर्सन, इसके साथ कुछ भी चाहिए होंगे लिए इसके साथ, व्हेन द पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव इट, जब उसे रिसीव करने का हक मिल जाए, इवन इफ द टाइम फॉर डिस्चार्ज ऑफ एंटाइटलमेंट इज, ये मैंने डिस्चार्ज का मतलब लिखा है पेमेंट और एंटाइटलमेंट का मतलब लिखा है अमाउंट। इवन इफ द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट इज पोस्टपोन्ड, चाहे पैसे पे करने का टाइम क्या हो जाए? पोस्टपोन हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पैसे पे करने का टाइम पोस्टपोन भी हो जाए, इट विल स्टिल बी योर इनकम, ये आपकी स्टिल इनकम होगी और ये डेटर होगा आपका। इवन इफ द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट इज पोस्टपोन्ड और द अमाउंट इज पेएबल बाय किस्तें, थोड़ा थोड़ा करके। और पॉइंट 3 क्या कहते हैं जी? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, बिजली का बिल। An amount is payable by a person when event show that liability have occurred. Event क्या होगा? बिजली इस्तेमाल करना, ट्यूब जलाना आप कहते हो, पंखे चलाना। Amount is payable by a businessman when the event show that liability have occurred and the amount of liability, event क्या होगा? लिखें इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। An amount is payable when the बिजली is इस्तेमाल and the amount of liability can be determined with reasonable accuracy. reasonable accuracy कैसे होगी? मीटर रीडिंग, मीटर रीडिंग से आप यूनिट्स देख लेंगे और बिल निकाल लेंगे अपना, तो रीजनेबली एक्यूरेट अमाउंट तक निकल आएगी। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने लगी अब। अभी तो आप समझते हम हवा में तीर मार रहे थे, अब हमारी मेन बात शुरू होने लगी है। पॉइंट 5 अटेंटिव रहना है, ये पॉइंट न्यूमेरिकल्स में भी आता है, थ्योरी में भी आता है। 2018 का साल है, आपने खर्चा किया और एंट्री की रिपेयर एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो मिसाल के तौर पे एसी रिपेयर का है लेकिन उनके पैसे अभी तक नहीं दिए और हुकूमत ने आपको बेनिफिट दे दिया। बेनिफिट क्या दे दिया? डिडक्शन, ये खर्चे के तौर पे आपको माइनस करने दे दिया क्योंकि आप एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, तो खर्चा रिकॉर्ड हो गया। हुकूमत ने आपको बेनिफिट दे दिया, खर्चा रिकॉर्ड हो गया, खर्चा रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट कम हो गया, आप टैक्स कम देके आए। 2019 में शहबाज शरीफ का फोन आया, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से बात कर रहा हूँ, आपने पैसे दे दिए उसको? आपने कहा दे देंगे, क्या हो गया यार, दे देंगे। 2020 में शहबाज शरीफ का फोन आया, मोहतरम मैं 1 साल बूढ़ा हो गया हूँ, आपने पैसे दे दिए उस बंदे को? आपने कहा शहबाज भाई दे देंगे यार, क्या हो गया, हद होगी यार, आप तो पीछे ही पड़ गए मेरे। 2021 में फोन आया, शहबाज ने अपने भाई बड़े भाई से फोन करवाया, ओ भाईजान पैसे दे दिए हैं? आपने कहा नहीं नहीं ब्रो, अभी तक पैसे नहीं दिए मैंने। 2022 में क्या नहीं, अच्छा 2022 में फौज आ गई, फौज ने आके आपसे कहा भाईजान पैसे दे दिए हैं? आपने कहा नहीं दिए। पढ़ो भैया नो, स्टिल अनपेड, अभी तक पैसे पे नहीं हुए, स्टिल अनपेड, अभी तक अनपेड है। तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, सड़क पे खड़े करके आपको आपको पनिशमेंट मिलेगी। सजा क्या मिलेगी? सजा ये मिलेगी कि ये इनकम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले खर्चा बुक हो गया ना, तो खर्चा उलट जाएगा। इस तरह समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, खर्चा उलटना नहीं समझ आ रहा तो इनकम बुक हो जाएगी। तो वो चीज जो आपको खर्चे में डालने की इजाजत दी गई थी, एग्जैक्ट वही चीज आपकी किस में ऐड हो जाएगी? इनकम में ऐड हो जाएगी। और कल को जाके, कल ये तो सजा मिलेगी, ये सजा मिला करेगी चौथे साल, हमारा साल निकाल के
हमारा साल निकाल के चौथा साल 19, 20, 21, 22 में सजा मिलेगी। लेकिन अगर कल कल को वो बंदा बंदे लेके आ जाए और कहे भाईजान पैसे दो, और आप बंदों से डरते हो और आप पैसे दे दें, तो आपने पेमेंट कर दी, सो यू पेड। अब आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, अब आपको बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि अब आपने पेमेंट कर दिया। तो अब आपको सजा नहीं मिलेगी, बल्कि आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। क्यों खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी? ये तो डबल माइनस हो गया एक ही खर्चा। डबल माइनस नहीं हुआ, एक दफा खर्चे में गया था, दूसरी दफा इनकम में गया, ओवरऑल इफेक्ट नील है। तो यहां पे खड़ा होकर अगर देखें तो कुछ हुआ ही नहीं, अब आप खर्चे में डाल दें। तो 4 साल तक पैसे पे ना करना पाकिस्तान के बिजनेस में जुर्म है। बाहर के मुल्कों में हुस्ते कोई और रूल हो, पाकिस्तान में 4 साल के अंदर अंदर पेमेंट्स हो जानी चाहिए। ओके, अगर आप सारे पढ़ने लग जाएं और सारे टाइम ज़ाया करना छोड़ दें, अब बताओ जरा कल की रूटीन किस टाइम पहुंचे थे? हाँ, फ्लैट 1:30 बजे पहुंच गए थे, ठीक है। फिर 1:30 बजे से लेके आराम कितनी देर तक किया? 1.5 घंटा, 3 बजे तक। फिर उठ गए, बीला कितने बजे तक पढ़ा? 4:30 बजे तक, 1.5 घंटा। फिर ये नॉन स्टॉप पढ़ा, मोबाइल साइड पे रख के या मोबाइल पास रख के? हाँ, साइड पे रख के मोबाइल। ये 1.5 घंटा मोबाइल आपने टच नहीं किया? ऐसे तो ना कहें। अच्छा, मोबाइल में एक सेटिंग होती है जिसमें आप जब मोबाइल डाटा यूज कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप को ऑफ कर दो, तो वो आप, अच्छा आगे चलो, मैं नहीं वो करता। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलो। 4:30 से लेके 4:30 से मगरिब तक मैच। वो फिजिकल को गेम कर देना। मैं तो यार तरस जाता हूँ खुदा के लिए कि कभी बंदा को बैठने का टाइम मिल जाए, वेला बैठने का टाइम नहीं मिलता, तो 1.5 घंटा आप लोग निकाल लेते हो, वैसे अमेजिंग। 4:30 से 7, 2.5 घंटे। अच्छा, फिर 7 से ऑनवर्ड्स मगरिब 7:30, 7:30 के बाद, फिर 7:30 के बाद खाना। तो सील से बताओ, खाना किस टाइम खाने गए? 7:30 से 8 बजे खाना खाया, ठीक है। फिर 8 बजे पढ़ना शुरू कर दिया, पक्की बात? 8:30। अच्छा, 12-1 बजे तक पढ़ते रहे, फिर सोए 12 बजे 1 बजे। किताब किस टाइम छोड़ दी थी? 12:30 छोड़ दी थी किताब, ठीक है। आप 9:30 से लेके 12:30 तक नॉन स्टॉप किताब पकड़ के पढ़ते रहे 4.5 घंटे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 12:30 से लेके कितने बजे तक? 1 बजे तक, आधा घंटा। अच्छा, 1, सवा 1 सोए, ये 45 मिनट क्या? अच्छा ठीक है, 1:15 बजे, 1:15 से ऑनवर्ड्स फिर कितने बजे तक सोए? 4:30 बजे तक। 4:20 में नमाज होती है ना करीबी मस्जिद में, खड़े हो जाओ। घर में मर्द, घर में तो नहीं नमाज, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद 4:30 से फिर 5 बजे दोबारा सो गए, फिर किस टाइम उठे? 8:30। तो 6, 7, 8, 8:30, 3.5 घंटे इधर हो गए, और 3.5 घंटे, 3 घंटे उधर हो गए, 6:30, और 1 दोपहर 7:30। अमेजिंग। ओके चलें जी,
पॉइंट नंबर 5, ये 3 महीने तो सर खुजाने का टाइम नहीं होता भाईजान, सर खुजाने के लिए बंदे रखे होते हैं लोगों ने। आप एक बात बड़ी गौर से सुन लें और समझ लें कि अगले जो आने वाले 45-50 दिन पीछे रह गए हैं वो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलना किसी भी पुराने चैप्टर के रिवाइज करने का। पॉइंट 5, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसको इंग्लिश पढ़ लें, इधर देखें। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द लायबिलिटी within 3 years from the end of the year in which the deduction was allowed, the unpaid amount shall be added in income in the first year following the end of 3 years. Okay, now let me repeat. भाई कंट्रोल Z आ जा यार, तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, where a deduction is allowed for an expenditure and the person has not paid the liability within 3 years from the end of the year in which deduction was allowed, ऊपर देखें, in which deduction was allowed, the unpaid amount shall be added in income in the first year following the end of 3 years. Okay, let's repeat. Where a deduction is allowed for an expenditure and the person has not paid the liability within 3 years from the end of the year in which deduction was allowed, the unpaid amount shall be added in income in the first year after the end of 3 tax years. In the first year after the end of 3 tax years. Where a deduction is allowed for any expenditure and the person has not paid the liability within 3 years. और 3 साल में आप liability पे ना करें। 3 साल कब से गिनना शुरू करना है ये समझिएगा। Of the end of the year in which deduction was allowed. What is the end of the year in which deduction was allowed? 30/6/18. What is the end of the year in which deduction was allowed? 30/6/18. 3 साल के अंदर अंदर आपने पैसे पे नहीं किए। The unpaid liability shall be chargeable under that income from in the पहला साल following the end of 3 साल खत्म होने के बाद जो पहला साल है उसमें ये अमाउंट इनकम में क्या कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी। लेट्स रिपीट। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ खर्चा एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लायबिलिटी विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच डिडक्शन वाज अलाउड, द अनपेड अमाउंट शैल बी एडेड इन इनकम इन द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ 3 years. Where unpaid liability is subsequently paid, it will be allowed as deduction. Where an unpaid liability is added in income and the person subsequently pays the liability, a deduction will be allowed in the year of payment. Where an unpaid liability is added in income and the person subsequently pays it, it will be allowed as reduction in the year of payment. चलिए दोनों पॉइंट्स याद कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों। Okay. Where a deduction is allowed for an expenditure and the person has not paid the liability in 3 years after the end of the year in which deduction was allowed.
द अनपेड लाइबिलिटी शैल बी एडेड इन इनकम in the first year following the end of 3 years. Where unpaid liability is added in income and the person subsequently pays it. It will be allowed a reduction. अच्छा मुझे ये बताएं कि ये वाला रूल कब लगना है सजा वाला, और ये वाला रूल कब लगना है? सजा वाला तो एग्जैक्ट चौथे साल लगेगा, लेकिन ये वाला रूल तो किसी भी साल लग सकता है। आप 23 में पेमेंट कर दें 23 में हो जाएगा, आप 24 में पेमेंट कर दें 24 में हो जाएगा, 25 में पेमेंट कर दें 25 में हो जाएगा। तो ये वाला रूल, लेकिन और अगर आप 22 में पेमेंट कर दें तो सजा ही नहीं मिलेगी, फिर तो सजा देने की कोई तुक नहीं बनती ना। तो बहरहाल अगर आप 23 में पेमेंट कर दें 23 में रूल लगेगा, 24 में पेमेंट कर दें 24 में रूल लग जाएगा। ओके आपने दुकानदार से चीजें उधार पे खरीदी और आप दुकानदार को शाम को पैसे देने चले गए। दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गई कि मुझे जो है 5 दिन भी लोग पैसे नहीं देते और तुम मुझे 5 घंटे बाद पैसे देने आ गए हो, तुम हो क्या? दुकानदार ने खुशी में आपको 2 रुपए छोड़ दिए। 2 रुपए से पता नहीं अब आप क्या क्या ले लेंगे। दुकानदार ने आपको खुशी में 2 रुपए छोड़ दिए। आप पैसे कितने देंगे? 98। आपकी लाइबिलिटी कितने से कम होगी? 100 रुपया। डिस्काउंट रिसीव्ड 2 रुपए। वैसे आप इसको डिस्काउंट रिसीव्ड की बजाय नए अकाउंटेंट्स परचेज में ही कम कर देते हैं कि परचेज कम कर दो। बहरहाल ये एक बेनिफिट है, ये खुशी है। मुझे बताएं आपने खर्चा कितना बुक किया? 100। परचेज खर्चा होता है ना, सेल माइनस परचेज। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अगर 0 लें तो सेल माइनस परचेज खर्चा होता है। और बेनिफिट कितना मिला? 2 रुपए का। अगर आप खर्चा करें और बाद में बेनिफिट मिल जाए तो इस बेनिफिट को आप इनकम में डाल देंगे। ये जो मैंने जनरल एंट्रीज कराई है, अकाउंटिंग वाले भी यही करते हैं और टैक्स वाले भी यही बात कर रहे हैं। तो जो 5A में नया पढ़ाने लगा पॉइंट आपको, इसमें कोई ऐसी मैं बात नहीं कराने लगा जो अकाउंटिंग की क्लास में आपने ना पढ़ी हो। तो इफ अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, if a deduction is allowed for a and the person derives any benefit against it, benefit कितना है? And the person derives any benefit against it, the benefit shall be added under the head income from business। जिस साल वो benefit मिला तो ये 2 रुपए किस हेड में जाएंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो ट्रेडिंग लाइबिलिटी से क्यों कह रहे हैं? असल में जो बिजली के बिल होते हैं ना वो ट्रेडिंग लाइबिलिटी नहीं होते। ट्रेडिंग लाइबिलिटी होता है चीजें खरीद के बेचना। बिल्डिंग का रेंट पेएबल है, वो ट्रेडिंग लाइबिलिटी नहीं है। ट्रेडिंग लाइबिलिटी होती है गुड्स की। तो if a deduction is allowed for a trading liability and the person has derived any benefit against it, the benefit shall be chargeable in the year of receipt। तो डिडक्शन कितनी थी? 100 रुपया। बेनिफिट कितने? तो बेनिफिट को कहां ऐड कर देंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ले आओ इधर। अच्छा भाई, एक फॉर्मूला आज हमने डिस्कस करना है और कोई फॉर्मूला ना सीरियसली भी सुन लिया करें। हर फॉर्मूले भी आपकी हंसी छुट्टी होती है कि आज वाला फॉर्मूला जरा सीरियसली डिस्कस करना है। A + B - C। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल का ना एक फॉर्मूला है, वो आपने देखना है। इसमें A होगा ओपनिंग स्टॉक, B होंगी परचेजेस और C होगा क्लोजिंग स्टॉक। इधर गौर से सुन लें फॉर्मूला यार, कभी सीरियसली भी फॉर्मूला सुन लिया करो। ओपनिंग स्टॉक आपने लेना है, उसमें परचेजेस ऐड करनी है, चुप करके परचेजेस ऐड करनी है और आपने ना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है। एक चीज बाहर आएगी, उसका नाम आपने रखना है कॉस्ट ऑफ सेल। समझ रहे हैं फॉर्मूला? सो घर भी जाके याद करना है, रिवाइज करना है आपने। दो पढ़ें। ये बड़ी मुश्किल से मैं याद करके आया था घर से फॉर्मूला। ये पिछली क्लास में तो टाइम लग गया था समझाते हुए, आपने माशाल्लाह जल्दी ग्रैस्प कर लिया। फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर अ टैक्स ईयर, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डिस्पोज्ड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डिस्पोज्ड को अकाउंटिंग के सर क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का ना एक फॉर्मूला है,
ए जमा बी करके आपने ब्रैकेट में ले लेना है उसे, और उसमें से फिर आपने माइनस करना है सी। ए होगा ओपनिंग स्टॉक, अच्छा बी होंगी परचेजेस, और सी होगा क्लोजिंग स्टॉक। रिपीट करा फॉर्मूला? ठीक, चलो यार सीरियस हो जाओ, हद होगी बस अब। अच्छा अगला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है यार, पॉइंट ए के साथ लिखना इंपॉर्टेंट, कम ही मैं लिखाता हूं इंपॉर्टेंट, पॉइंट ए के साथ इंपॉर्टेंट लिखना। अच्छा जी इधर देखें, इधर देखें, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के क्लोजिंग को कहते हैं। द ओपनिंग स्टॉक, द ओपनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ओपनिंग स्टॉक shall be the closing stock at the end of previous year। यानी कि जो सुबह सुबह दुकान में समोसे पड़े होते हैं गर्म होके, वो रात वाले होते हैं। आप अगर 1 जनवरी को कभी समोसे खाने जाएं तो वो 31 दिसंबर को जो फ्रीजर में रख के गया होता है वो सुबह सुबह लाके गर्म कर देता है, इसे कहते हैं। ट्राई करें दोबारा समझने की कोशिश। द ओपनिंग स्टॉक, इस तरह करें, द ओपनिंग स्टॉक shall be the क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। मैं उस क्लास से हूं, किसके सवाल है तो मैं पूछ लूं इस बारे में। माइक दे दो भाई, किसी का सवाल है इस बारे में तो वो पूछ ले। ओके आपका पहला साल है, चलना शुरू कर दिया था पक्की बात था, बिजनेस का बिजनेस चलना शुरू, आप क्या समझे थे? आपके बिजनेस का पहला साल है, इसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? इसका मैं बताता हूं ना, मैंने बताने दे। इसका ओपनिंग स्टॉक होगा जो घर में सामान लाके आपने कोई रखा हुआ था उसको दुकान में डाल दिया। मिसाल के तौर पे आपने 5 जनवरी को दुकान ओपन करनी थी, तो आपने 2 जनवरी से ही घर में सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। कोई दालें खरीद ली थी, कोई गंदम खरीद ली थी, कोई बिस्किट खरीद लिए थे, तो घर में ही सामान आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो जो बंदा बिजनेस का पहला साल हो उसका भी ओपनिंग स्टॉक होता है वो सामान जो घर में पड़ा हुआ था लाके कहां डाल दिया? दुकान में। लेकिन अगर 2 जनवरी को सामान खरीदा और दुकान शुरू की 5 जनवरी को, तो फिर किस दिन की फेयर वैल्यू ली जाएगी ओपनिंग स्टॉक? 2 जनवरी की या जिस दिन दुकान में डाला गया सामान? जिस दिन दुकान में सामान डाला गया, 5 जनवरी की। वे द पर्सन कमेंस द बिजनेस इन द ईयर। जहां आपके बिजनेस का कौन सा साल है? पहला साल है। ये डेफिनेशन किसकी पढ़ने लगे हैं हम? ओपनिंग स्टॉक की डेफिनेशन चल रही है अभी। Where the person commenced the business in the year, the fair market value of the stock acquired prior to commencement of business. The fair market value shall be determined at the time stock is put in। जिस वक्त स्टॉक बिजनेस में डाला उस दिन की फेयर वैल्यू। ये किस बंदे के लिए? जिसके बिजनेस का पहला साल है। तो ये किसकी डेफिनेशंस होगी? और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक इज लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये तो आपने काउंटिंग में ही पढ़ा होगा। क्लोजिंग स्टॉक शैल बी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। नहीं पढ़ा? IS2 अभी नहीं पढ़ा? ओहो सॉरी, मुझे फिर दूसरी क्लास में बताना। IS2 इंशाल्लाह पढ़ लेंगे आप। तो द क्लोजिंग स्टॉक शैल बी लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कितने लोगों ने पढ़ लिया है फॉर 1 में IS2? अच्छा, इन्वेंट्रीज, अच्छा चलें कोई मसला नहीं। ये कोई चीज होती है भाई और ये भी कुछ चीज होती है, इन दोनों में से लोअर होता है, बस इससे ज्यादा आपको भी जानने की जरूरत नहीं। तो इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल जब हम करेंगे फिर मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी हुई नो प्रॉब्लम। कुर्सी लाइएगा, कुर्सी कुर्सी की कॉस्ट निकालने के 2 तरीके हैं। एक ये तरीके कि ये साहब यहां खड़े हैं और फिर हम कॉस्ट निकाल लें इसकी। दूसरा तरीका है, सही तरह बैठो लेकिन नीचे जोर नहीं डालना। दूसरा तरीका कुर्सी की कॉस्ट निकालने का ये है कि ये साहब बैठे हो कुर्सी पे और हम फिर इसकी कुर्सी की कॉस्ट निकालें। ठीक है जी? नहीं ठीक है, इधर ही सही है। कुर्सी की कॉस्ट निकालने के 2 तरीके हैं। कुर्सी की कॉस्ट निकालने के 2 तरीके हैं। ये इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है? अच्छा स्टील है, और ये फोम है, और ये रेक्सीन है, ठीक है, और ये कील है। तो ये कुर्सी के अंदर मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो कुर्सी की कॉस्ट निकालने के 2 तरीके हैं। मुझे ये बता दें क्या इस पे लेबर भी इस्तेमाल हुई है? लेबर मजदूरों ने भी काम किया होगा। तो कुर्सी में इस्तेमाल हुआ होगा रॉ मटेरियल और लेबर। और जिस फैक्ट्री के अंदर कुर्सी बनी होगी, जिस फैक्ट्री के अंदर, मुझे ना बताएं आपने कॉस्ट पड़ी हुई है, अच्छा जिस फैक्ट्री के अंदर कुर्सी बनी होगी
उस फैक्ट्री के अंदर बिजली के बिल भी पे हुए होंगे, उस फैक्ट्री के अंदर जो है वो कोई जनरेटर भी चला होगा, उस फैक्ट्री के अंदर जो है वो पेट्रोल भी इस्तेमाल हुआ होगा जनरेटर चलाने के लिए, उस फैक्ट्री के अंदर आपने जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को भी तनख्वाह दी होगी। तो फैक्ट्री में भी खर्चे होते हैं। ये जो फैक्ट्री के खर्चे हैं ये दो किस्म के हैं, एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं फिक्स्ड। एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं फिक्स्ड। वेरिएबल खर्चे कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे ये कुर्सी के लिए पैकिंग मटेरियल, ये मेन रॉ मटेरियल नहीं है इसका, पैकिंग मटेरियल। तो कुर्सी का पैकिंग मटेरियल एक वेरिएबल ओवरहेड है। वेरिएबल क्या मतलब? 2 कुर्सियां बनाएंगे 2 दफा पैकिंग मटेरियल खरीदना पड़ेगा, 10 कुर्सियां बना लेंगे 10 पैकिंग मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, 15 कुर्सियां बनाएंगे 15 पैकिंग मटेरियल खरीदने पड़ेंगे। लेबर एहतजाज कर देगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, पैकिंग मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन चाहे 2 कुर्सी बनाए, 10 कुर्सी बनाए, 50 कुर्सी बनाए, चाहे लेबर एहतजाज करे, फैक्ट्री का किराया जरूर देना पड़ेगा। इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, कई मिसालें हैं जिंदगी में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की। आपने दोस्तों ने मिलकर सोचा कि भाईजान, मैं आपने दोस्तों को कहा भाईजान मैं आपको जो है सैर कराता हूं शेखुपुरा की। अब शेखुपुरा की सैर करवाने के लिए आपने पूरी जो है वो 50 बंदों की कोच अरेंज करवाई, और कोच वाले ने कहा भाईजान 20,000 रुपया मैं आपसे लूंगा आने जाने का, अगर आप ज्यादा करते हो तो 19,999 कर लो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 20,000 में आपने कोच करा ली, और 20,000 में कोच करा के आपने 50 सिटिंग कैपेसिटी वाली कोच करा ली। जब सफर शुरू हुआ तो आपने देखा 50 सीटें हैं लेकिन बच्चे 30 आए हैं। तो अब आप बताएं, रास्ते के अंदर जब आप रुकेंगे और जूस पिलाएंगे उनको या बर्गर खिलाएंगे उनको, तो वो 30 खरीदेंगे या 50 खरीदेंगे? आप दीवाने तो नहीं है कि बर्गर 50 खरीदें और एक कुर्सी पर आके अगर अकरम होता बर्गर, अगर अंजुम भी आता बर्गर, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है बर्गर की कॉस्ट वेरिएबल है, डबल अंडे वाला। अच्छा, बर्गर की कॉस्ट क्या है? पानी आ रहा है। अच्छा बर्गर की कॉस्ट क्या है? वेरिएबल। और बस की कॉस्ट, बस वाला ये नहीं कहेगा, बस कहेगा आपने पूरी बस बुक कराई है, बस बुक कराई है तो सबके पैसे दो, तो वो फिक्स कॉस्ट है। तो कुर्सी बनाने में जो उसका पैकिंग मटेरियल है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जो फैक्ट्री का किराया है वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। एक कुर्सी निकालने की कॉस्ट निकालने का तरीका ये है कि 5 रुपए का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ, 3 रुपए की लेबर इस्तेमाल हुई, 2 रुपए का पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल हुआ, और फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह भी कुछ थे इसके अलावा, तो टोटल आ गया 14। एक ये तरीका है। एक और तरीका भी है कुर्सी की कॉस्ट निकालने का, रॉ मटेरियल, लेबर और सिर्फ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। कौन से वाले फैक्ट्री ओवरहेड? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। रॉ मटेरियल 5 रुपए, लेबर 3 रुपए और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 2 रुपए। ऐसी सूरत में कुर्सी की कॉस्ट कितनी आएगी? 10 आएगी। अब ये जो कुर्सी की कॉस्ट निकालने का ज्यादा अच्छा तरीका है असल में, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, क्योंकि ये सारी कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके को कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, और इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। ये कुर्सी की कॉस्ट निकालने का तरीका, इसका नाम है प्राइम कॉस्ट। पता नहीं आप लोगों ने क्या पढ़ा हो कॉस्ट अकाउंटिंग में, बहरहाल इधर हम इसका नाम प्राइम कॉस्ट रखेंगे। और अगला सवाल यह है कि किसने कौन सा तरीका यूज करना है। तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो आप एक्रूअल अकाउंटिंग यूज कर रहे हो या आप कैश अकाउंटिंग यूज कर रहे हो। अगर आप एक्रूअल अकाउंटिंग यूज कर रहे हो तो आपने एब्जॉर्प्शन यूज करना है, लेकिन अगर आप कैश अकाउंटिंग यूज करें तो आपके पास चॉइस है। चॉइस का क्या मतलब है? या आप एब्जॉर्प्शन यूज कर लो या आप प्राइम यूज कर लो, कुछ कर लो। ऐसे मजे से सुनने बैठ जाते हैं जैसे वो सुनते ही रहना है, तो सुन सुन के सुननी हो गया। अच्छा चलें जल्दी करें। वो किधर है लेज? निकाला, एक निकाल के देना, मैं निकालता हूं। नोट करेंगे आप लोग। कभी किसी के बैग से सेब भी निकला है? सेब कभी किसी को फल खाते हुए भी देखा आपने? ऐसे दोस्त बनाया करें। क्या करते हैं, तस्वीर खींच के नीचे लिखते हैं सेक्शन 34, नाम देते हैं तस्वीर का। जबरदस्त है तो।
किस टाइम पहुंचे थे आप? कल कल आए नहीं थे। सुबह किस टाइम उठे थे फिर? सुबह 8:30 बजे। फिर सो गया 8:30। किस टाइम तक सोते रहे? 12 बजे तक। अच्छा, फिर ज्यादा तफसीलात? अच्छा ठीक, खाना खाए बस, ब्रॉड ब्रॉड बात करो। नाश्ता कम खाना, वही हो गया ना, एक ही हो गया, ठीक है। जुमा पड़ा, यानी 12 से लेकर 1:30 बजे तक आप 1.5 घंटा, ठीक है, चलो आपकी मर्जी। लोग तो 1-1 मिनट को कीमती बना। हाँ जी, फिर आके सो गए जुम्मे के बाद। ये थोड़ा मसला है, इनको पता नहीं अब बताने। अच्छा आगे कितने बजे तक सोते रहे? 4 बजे उठ गया था, मेहरबानी। अच्छा, फिर 4 बजे से लेके 6:30 तक टेक्स्ट पढ़ा, ठीक है, 2.5 घंटे। फिर रेस्ट किया। कितनी देर रेस्ट में क्या करते हो? ऐसे खड़े हो जाते हो या लेट जाते हो या बैठ जाते हो? क्या करते? लेट जाते हो। अच्छा, फिर 6:30 रेस्ट शुरू की, 8 बजे फ्री हुआ खाना खा के। अच्छा, फिर कपड़े वगैरह प्रेस किए, कितने बजे तक? 9 बजे तक, ठीक है। फिर 9:30 लूडो खेली, कितने बजे तक? 11:15 हो गए थे। कायदे आज़म का फरमान भूल गया, खड़े हो जाओ। भाई क्या, कसूर नहीं है कोई। अच्छा पढ़े जी। अ पर्सन यूजिंग कैश बेसिस अकाउंटिंग मे कंप्यूट कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन प्राइम और एब्जॉर्प्शन। अच्छा, आप लोग बातें सुन रहे थे, चलो कर लो नोट, तो करो। कल बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने पढ़ा था, बैड डेट, फिर उसको रिकवर भी किया था। आ जाओ। अ पर्सन यूजिंग कैश बेसिस अकाउंटिंग मे कंप्यूट कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन प्राइम कॉस्ट और, बड़ा पर्सन यूजिंग एक्रूअल अकाउंटिंग, वो कौन सा मेथड यूज करेगा? एब्जॉर्प्शन। डन, ओके। भैया ये गंदम की बोरी है, 10 किलो गंदम आपने इसमें डाली 85 रुपए वाली, और फिर आपने 12 किलो गंदम डाली 88 रुपीज वाली, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पकड़ा, बोरी को हिला के मिक्स कर दिया। कुछ लोग बोरी ला रहे होते हैं, कुछ खुद हिल रहे होते हैं। अच्छा, और 2 किलो गंदम ईयर एंड पे बच गई, ईयर एंड पे 2 किलो गंदम बच गई। कौन सी वाली है? 85 वाली है, 88 वाली है? कोई कह रहा है 85 वाली है, 85 वाली है। 85 वाली है, 88 वाली है? 85 वाली है, 88 वाली है? एक कह रहे हैं 85 वाली। या तो ये 5 होगी 2 किलो, या वेटेड एवरेज। ये कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है 5-4 वेटेड एवरेज? तो सब नहीं पढ़ा हुआ। किसने नहीं पढ़ा हुआ 5-4 वेटेड एवरेज? ये लफ्ज़ पहली दफा सुने 5-4 वेटेड एवरेज? कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है ना 5-4। असल में ये आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, अकाउंटिंग या कॉस्ट जो भी आप पढ़े उसमें आप पढ़ लेंगे। 5-4 क्या होता है? 5-4 ये होता है कि जो पहले आई थी वो पहले बिक गई, जो पहले आई थी वो पहले बिक गई। यानी जैसे ही कोई ग्राहक आया, आपने उसे कहा ठहरो, पुरानी वाली पहले जरा 10 किलो निकाल लो। जैसे दुकानदार करते हैं, कल वाले समोसे सुबह सुबह बेच देते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। घर वाले शादी करते हैं बड़े बच्चे की, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कई मौके पे होता है, आप खाना खाने बैठते हैं, अम्मी कहती हैं बेटा कल वाला सालन पहले खत्म करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो जिंदगी में कई मौकों पे होता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये जो चीज पहले आई थी वो पहले चली गई। तो अब ये 2 किलो गंदम फिर होगी 88 वाली, जो बाद में खरीदी थी 88 वाली। और एवरेज ये है कि इन दोनों की कोई एवरेज टाइप लेंगे आप, 88 और 85 की कुछ एवरेज टाइप लेंगे, डेट इज एवरेज। तो दोनों तरीके अलाउड हैं, या 5-4 या वेटेड एवरेज। अच्छा, एक साहब कहते हैं जी मैंने गाड़ियों का काम शुरू किया, तो मैंने एक गाड़ी खरीदी है 200 लाख की, तो 2 करोड़ रुपए की मैंने गाड़ी खरीदी है। और इसके बाद नजर ना लग जाए, एक मैंने गाड़ी जो है वो 5 लाख वाली भी खरीद ली है। तो ये 2 गाड़ियां मेरे शोरूम पे पड़ी हुई हैं। छोटी का नाम मैंने टिंकू रखा है प्यार में। ग्राहक आया, ग्राहक को टिंकू पसंद आई, पैसे इतने थे, टिंकू सोल्ड।
अच्छा, ग्राहक ने कहा यार ये बड़ी जरूरत है इस गाड़ी है, बड़ा जरूरत चलती है। ग्राहक आया, टिंकू सोल्ड, हमने उसको टिंकू बेच दी। अच्छा, स्टॉक में क्या पड़ी रहेगी है? स्टॉक में बबलू पड़ी रहेगी है ना? स्टॉक में तो ये भालू पड़ा रह गया ना, बबला। स्टॉक में भालू पड़ा रह गया, ऐसा ही है। एवरेज सी ले लें कोई 200 लाख और 5 लाख की, कोई 100 लाख के करीब इसको स्टॉक पे शो कर दें। एवरेज सी ले लें कोई, क्यों ले एवरेज? अब क्यों नहीं आप कर रहे? पहले कर रहे थे, आप क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, मिक्स कर देता हूं मैं। हाँ, आप बताओ। टिंकू के पहिए भालू को नहीं लाते, टिंकू बिक चुका है, बिके हुए को क्या करना। तो मोहतरम ऐसी सूरत में आप भालू को 200 पे ही रखेंगे। क्यों? स्टॉक में अपने। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पड़ी वो है ना। तो ऐसी जहां चीज की शनाख्त हो सके ना, वहां मसला नहीं है। यहां 2 किलो गंदम कौन सी वाली, अब पता नहीं चला कौन सी वाली 2 किलो है, लेकिन यहां पता चल रहा है कौन सी वाली गाड़ी है। तो इसलिए यहां पे हमें ना फाइफो लगाने की जरूरत है ना एवरेज। यहां पर नॉट एसरटेन, चीजें एसरटेन नहीं कर पा रहे थे हम, ऐसा ही है। और यहां पर चीजों को एसरटेन कर पा रहे थे, यानी मालूम कर पा रहे थे। ठीक है जी। तो पिक लें या पिक लें या पिक लें, और चौथी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं फिर वापस मूव करने लगा हूं। ले जी, ये किसने लिखा है? मौला बख्श। इसी चीज को तो छोड़ दिया करें। ये देखें माशाल्लाह, कॉलेज शुरू हुए 2-3 महीने हुए और सारी कुर्सियां जो नई लगी हुई हैं और सब साफ है, लेकिन किसी पे कुछ नहीं लिखा हुआ। इतने अच्छे बच्चे आते हैं। अच्छा, घर में जाके भी कुर्सियों पे अबू बैठे हो कुर्सी पे, आप ये लिख रहे नहीं? ओके। अच्छा, इधर टीचर के सामने लिखते हैं या टीचर के जाने के बाद लिखते हैं इन पे? कोई एक तो आपकी क्लास में से भी लिखता होगा कि दूसरी क्लास वाले लिखते हैं आगे? दूसरी क्लास, आप लोग दूसरी क्लास में जाके लिखते हैं वो इधर आके? ओके। अच्छा, वो हाथ खड़े जिसने कभी नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा, यानी बाकी लिखते हैं। ओके, चलें। अच्छा, ये आदत जो है ना हवाई जहाज तक चली जाती है। जब आप हवाई जहाज पे जा रहे होते हैं ना हज और उमरा करने जिंदगी में, तो तारीख लिखते हैं, तारीख रवानगी, तारीख वापसी। ओके, तो जहां चीजें मालूम ना हो सके वहां एवरेज कर लें या फाइफो, और जहां चीजें हो सके मालूम तो वहां कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज पड़ी है उसी को आप स्टॉक में रख दें। नहीं, वो ऐसे ही अलाउड नहीं। अच्छा, वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक आर नॉट आइडेंटिफिएबल, नॉट एसरटेनेबल, नॉट आइडेंटिफिएबल। एसरटेन की जगह उसने क्या लिख दिया? आइडेंटिफाई। वेयर आइटम्स आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल, वो कहां मसला है? इधर मसला है या इधर मसला है? इशारे से बता दिया बच्चों ने, इधर मसला है, यहां पे मसला है। वेयर आइटम्स आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल, द बंदा मे यूज फाइफो और द बंदा मे यूज एवरेज कॉस्ट। लेकिन एक दफा आपने फाइफो या वेटेड एवरेज पसंद कर लिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते अनलेस के कमिश्नर से पूछें। Once chosen, a stock valuation method may be changed with the इजाजत of and as per the conditions imposed by, और जो वो कंडीशंस लगाए। ठीक है भाई, 0.7 वो खुद ही पढ़ लीजिएगा। कहते हैं तो मैं पढ़ा देता हूं, उसमें कोई मसला नहीं। ये तो मैं 0.7 खुद ही, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है देख लेते हैं ना, फिर वन बाय वन आप देख लें। अगर आप कह रहे हैं पढ़ाना है तो फिर देख लें, इंशाल्लाह साथ साथ याद होता रहेगा। डायरेक्ट मटेरियल ये रॉ मटेरियल होता है। डायरेक्ट मटेरियल मींस मटेरियल दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कुर्सी, जो कुर्सी का पार्ट बन जाता है। और लेबर क्या होती है? डायरेक्ट लेबर मींस लेबर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कुर्सी, जो डायरेक्टली आके कुर्सी बना रही है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल जो वेरी करते हैं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड मींस ओवरहेड व्हिच वेरी डायरेक्टली विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ। अगर ज्यादा स्टॉक बनाएंगे, वॉल्यूम होता है क्वांटिटी, मतलब लिखें क्वांटिटी, तो ज्यादा स्टॉक बनाएंगे ज्यादा ओवरहेड लगेंगे, कम स्टॉक बनाएंगे कम ओवरहेड लगेंगे। अच्छा, अगली डेफिनेशन इसने फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड की नहीं दी, अगली डेफिनेशन देने लगे फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड की आसान डेफिनेशन है वेरिएबल प्लस फिक्स, और मुश्किल डेफिनेशन है ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट मटेरियल लेबर।
तो फैक्ट्री ओवरहेड की डेफिनेशन आ रही है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की डेफिनेशन नहीं दी उसने। फैक्ट्री ओवरहेड मींस वेरिएबल एंड फिक्स्ड, या फैक्ट्री ओवरहेड मींस ऑल कॉस्ट्स एक्सेप्ट मटेरियल एंड लेबर। तो ये मुश्किल डेफिनेशन इसने लिखी है। फैक्ट्री ओवरहेड मींस ऑल कॉस्ट्स अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर देन डायरेक्ट लेबर। लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख लें आप कि इसमें वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी होते हैं और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड भी होते हैं। ओके, 5.4 ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटेंट्स ने बनाया हुआ है, इन विच स्टॉक इज वैल्यूड ऑन अजम्पशन दैट इट इज सोल्ड इन द तरतीब ऑफ एक्विजिशन। जैसे खरीदा था वैसे ही बिक गया, यानी पुराना वाला पहले बिक गया। एवरेज इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन स्टॉक इज वैल्यूड ऑन एवरेज कॉस्ट, एवरेज ली जाती है। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या डालना है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। और एब्जॉर्प्शन में क्या डालना है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड में लिखने दो किस्म के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। फैक्ट्री ओवरहेड दो किस्म के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। स्टॉक, कुछ लोग स्टॉक प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर, जैसे पेप्सी वाले, होंडा वाले। लेकिन कुछ लोग स्टॉक खरीद कर बेचते हैं, जैसे दुकानदार। स्टॉक मींस एनीथिंग एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल। स्टॉक एक ऐसी चीज है जो मैन्युफैक्चर के लिए खरीदी जाती है, तो इसका मतलब लिखें रॉ मटेरियल। एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल, एक्वायर्ड फॉर सेल और एक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, यानी बदले में एक चीज, किसी को आप अपना स्टॉक देके उससे उसका स्टॉक ले लें। एनी मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो क्या हो सकता है? वो मिसाल के तौर पे हो सकता है ऑयल। आपने कुर्सी बनानी थी तो जंग लगा हुआ था लोहे को, उसको स्मूथ करने के लिए आपने ऑयल इस्तेमाल किया, रेगमार इस्तेमाल किया। तो एनी मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या लिखा हुआ है? हाउएवर शेयर्स विल नॉट बी अ स्टॉक। शेयर्स पे तो कैपिटल गेन का चैप्टर लेता है ना, तो शेयर्स को तो ऑनलाइन करके कैपिटल गेन का चैप्टर, शेयर्स पे तो कैपिटल गेन का चैप्टर लेता है। शेयर स्टॉक की डेफिनेशन में नहीं आते। स्टॉक की डेफिनेशन में ये बोतलें, बिस्किट और गाड़ियां खरीद के बेचना, ये चीजें आ जाती हैं। किसके? हाँ, वो एक जगह हमने पढ़ा था, उसकी मैंने एक न्यूमेरिकल आपको करवाना है इंशाल्लाह, उसमें डिस्कस हो जाएगा। अच्छा, बैड डेट रिकवरी की थोड़ी रिवीजन कल वाली दोबारा कर लें। क्वेश्चन साजिद वाला ही हमारा जान नहीं छोड़ा, क्वेश्चन 26 था ना साजिद वाला। अच्छा, ये कर लिया था सवाल जो मैंने होमवर्क में दिया था 38, कितनों को भूल गया था? चलिए आज कराइएगा, क्वेश्चन 38 कराइएगा। जिन्होंने किया था कोई इशू आया हो? ऐसा किया कितने लोगों ने था? कोई इशू तो नहीं आया? आसान था सवाल, कोई मसला नहीं था। क्वेश्चन 26 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला पॉइंट। सॉफ्टवेयर आपने खरीदा 1 जनवरी 2008 को, कितने का? 9 लाख का। द सॉफ्टवेयर इज लाइकली टू बी यूज फॉर 12 years। तो थ्योरी टाइप कोई सवाल है, लेकिन बता दें अमोर्टाइजेशन कैसे निकालेंगे? नहीं भाई, जो जिन्होंने तो सोचा ना 9 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो एक चीज जो है ना भाईजान आपने सोची नहीं, असल में जो हमने जवाब में लिख के आनी है वो चीज क्या है? जो हमने जवाब में लिख के आनी है वो चीज है A into B over C, and where A is the amortization, 9 लाख divided by 12, B is the number of days it is used in tax year, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो कोई 180-82 दिन बनेंगे, काउंट कर लीजिएगा। एंड C is the number of days in the tax year। ये असल में वो पूछ रहा था आपसे, तो A into B over C वाला फॉर्मूला पूछ रहा था आपसे, क्योंकि 1 जनवरी 8 को खरीदा है या 1 जुलाई में खरीद लिया था साल के पहले दिन, 1 जनवरी, तो 6 महीने अमोर्टाइज नहीं करेंगे बल्कि 6 महीने के दिन गिनेंगे। A is amortization, B is the number of days in the tax year, and C is the total number of days in the year. Okay. His business assets worth rupees 5 lakh were destroyed. अर्थक्वेक आया किस साल आया? 2006 में।
तो टैक्स ईयर तो हम कौन सी टैक्स की क्लास हो रही है? His business है वर्थ ₹5 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक इन अक्टूबर 2005। अब टैक्स के पेपर के बाद निकल गया, अच्छा वो टैक्स ईयर के एतबार से सारी चीजें करनी थी यार, मैं तो कैलेंडर ईयर के एतबार। तो 2006 में क्या आया? जलजला आया। जलजले में बेचारे का 5 लाख रुपए का सामान तबाह हो गया। ही क्लेम द लॉस, उसने दावा किया जाके, मुशर्रफ था उस जमाने में, ये चला गया था, मुशर्रफ था, मुशर्रफ के सामने दावा किया, मुशर्रफ जिगर मेरा नुकसान हो गया 5 लाख का। तो एफबीआर ने कहा भाईजान 1.5 लाख हम डिसअलाउ करते हैं, 1.5 लाख इसमें से डिसअलाउ करते हैं। इन 2008 हुकूमत ने उसको खुशी की खबर सुनाई, 2008 हमारा साल है, इन 2008 हुकूमत ने उसे खुशी की खबर सुनाई कि भाईजान 4 लाख रुपए आपको रिकवर हो गए हैं, 4 लाख रुपए हमारी तरफ से ले जाएं, आपका नुकसान जो है 5 लाख का था, जितना भी था हम आपको 4 लाख देते हैं। तो मुझे बताएं क्या बैड डेट रिकवरी टाइप फॉर्मूला लग सकता है या नहीं लग सकता? ये बैड डेट रिकवरी तो है नहीं, लेकिन मिलती जुलती चीज नहीं। पहले नुकसान हुआ, फिर सवाल हुआ कि नुकसान कितना है कितना नहीं है, टैक्स वालों ने इस पे बहस की हमसे, बाद में वो पैसे क्या हो गए? रिकवर हो गए। तो टैक्स बैड डेट रिकवरी ये नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती चीज तो जरूर है। तो वो फॉर्मूला मुझे बता दें जो कल हमने लगाया था बैड डेट रिकवरी वाला, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। हो सकता है इनकम आए लॉस आए एंड पे, वो मुझे नहीं पता। हेडिंग टैक्स बैड डेट रिकवरी पहले दे देंगे। अमाउंट रिसीव्ड, अच्छा वो हमारे साल आई है कि 2006 में आई थी? वो तो हमारे साल आई है। अमाउंट रिसीव कितनी हुई है? 4 लाख लेस एक्चुअल बैड डेट। बैड डेट को मैं काट दूंगा ना एंड पे, इसको कर दूंगा एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस 5 लाख लेस प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। जी भाईजान 150 वालों आप तो लकीर के फकीर हो, 150 वालों लकीर के फकीर ना बना करो, थोड़ी सी अकल लगा लिया करो। सवाल कह रहे हैं 5 लाख में से 1.5 लाख टैक्स वालों ने नहीं अलाउ किया। हमारी क्वेश्चन कह रही है कि अलाउ कितना किया है पास में। तो 5 लाख का नुकसान था, 1.5 लाख उन्होंने नहीं माना था, तो कितना मान लिया था लॉस? 3,50,000। तो प्लीज अलाउड गिवन नहीं था सवाल में, वो निकालना पड़ा। हाँ इन द एंड वो 150 की फिगर आ जाए, उसको 150 सवाल वाली से कंपेयर ना करें, ये तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है बस। ये आ गया 150, इसको माइनस करेंगे। अकाउंटिंग वालों की नजर में कितनी रिकवरी है? 400। टैक्स वालों की नजर में तो न्यूमेरिकल के मुंह पे क्या करेंगे? 400 उल्टा देंगे और 250 ऐड कर देंगे। 400 उल्टा देंगे, 250 ऐड कर देंगे। न्यूमेरिकल का मुंह तो मांगा नहीं, हम सिर्फ ये वर्किंग करनी है। कर लें। ठीक है जी, ओवर करो।